जी जी बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट कहाँ से शुरू किया था, पहला लेक्चर क्या था। पहला लेक्चर बेसिकली हम लोग क्लाइमेट चेंज पे था, और बेसिकली क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी को लेकर काफी क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब आपको यानी आरसीए में तो आते ही आते हैं। इस बार यूपीएससी जो 2025 हुआ उसमें भी तकरीबन 5 क्वेश्चन सिर्फ यही टॉपिक से, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी से। तो दोनों टॉपिक हमने आपको दे दिया। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा, ये यूजर इंटरव्यू। तो क्लाइमेट चेंज में मैंने आप लोगों को बेसिकली ये बताया था, उसको थोड़ा ब्रीफ रिमाइंड कर देते हैं, बस मेन मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। मेन मेन पॉइंट उसमें ये था कि हमने बताया था कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। खास करके जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसका एक वायुमंडल होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है। उसके एटमॉस्फेयर में जो तब्दीली हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न, यानी जो लोकल लेवल पे जो मौसम की गतिविधियां होती है, उससे जो एरिया का पूरा क्लाइमेट अगर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है, उसको क्लाइमेट चेंज करते हैं। उसी तरह से हमने ग्रीन हाउस गैस पे भी बात करी थी, ये सारी चीज। उसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के साथ ये चीज और देखा जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आप पहले कार्बन कैप्चर की बात करते हैं, यानी हमने कार्बन कैप्चर कर दिया इन्वायरमेंट से। लेकिन क्या आप देखते हैं उस कार्बन कैप्चर को इन्वायरमेंट करने, मतलब करने से जो नेचुरली तरीके से वहाँ एक जो सिस्टम था या जो बायोडाइवर्सिटी था, उसको कुछ फायदा हुआ या नहीं? इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ना जरूरी है। सेकेंड लेक्चर मेरा जो था वो बायोडाइवर्सिटी से था। तो बायोडाइवर्सिटी जो था बेसिकली मेन, उसमें यह था कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए, कहीं माइनिंग हो रहा है और बहुत कीमती मतलब खजाने मिल गए, मतलब आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, अभी लिथियम की बात चल रही है तो लिथियम हो गया। तो एक बहुत बड़े जंगल को काट दिया जाता माइनिंग की वजह से। सपोज कीजिए वो जंगल 100 एकड़, तो सरकार कहती है साहब देखिए हम तो इतना जंगल काटते हैं, इससे जो ऑक्सीजन, मतलब जो कार्बन कैप्चर होता था, उससे 3 गुना, यानी 100 एकड़ में 300 एकड़ में जंगल लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे, जिससे वो कार्बन कैप्चर का बराबर हो जाएगा, यानी क्लाइमेट चेंज को ज्यादा असर नहीं करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें दिक्कत हो जाता है। यानी पहले जो 100 एकड़ में था उसमें तकरीबन 1000 स्पेसीज थे, या उससे भी ज्यादा स्पेसीज थे, प्लांट के थे, एनिमल के थे, यानी फ्लोरा फौना सब थे। लेकिन अगर हम उसी को देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर आपने 300 एकड़ भी लगाया है तो उसमें 100 स्पेसीज भी नहीं हो, क्योंकि इंसान के पास जो एक लिमिटेड होता है। उस हिसाब से भले आप 100 पेड़ लगा दो, 1000 पेड़ लगा दो, लेकिन वो 2 या 3 या 4 स्पेसीज होगी। इसका मतलब है कि आपने वहां की डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो उससे सारा सिस्टम एक दूसरे। एग्जाम्पल के तौर पर दीजिए कि अगर पूरी दुनिया से मधुमक्खी, जिसको हनी भी कहते हैं, वो अगर खत्म हो जाता है तो लोग कुछ ही दिन में जो है सो स्टारवेशन आ जाएगा, सारे फसल जो हमारे को क्लियर हो जाएंगे, यानी जो पॉलिनेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज का एक अपने जो सिस्टम में उसका एक अपना रोल होता है। ये सारी चीजें थी तो मैंने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा। उसके साथ ही साथ ये जो मतलब अनकंट्रोल डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखते हैं कि आपके शहर दिल्ली कितना पॉल्यूटेड है। यानी अभी जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में भी आज हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड वो दिल्ली है। 2025 का रिपोर्ट है, मार्च में एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज हुआ था, 2024 के आंकड़े, 2024 के आंकड़े। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार भी, और जामिया आरसीए में भी और यूपीएससी में भी इससे काफी क्वेश्चन। इस बार तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से यूपीएससी में 16 क्वेश्चन जो आप लोग को हम एनालिसिस आएगा हमारा यूट्यूब पे आने वाला हमारा दोनों पूरा होगा। 44 क्वेश्चन टोटल पूछे गए, ज्योग्राफी से, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से और साइंस सब्जेक्ट से, 3 सब्जेक्ट को मिलाते हैं ये पूछे गए, तो उसका तो हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए ये ब्रीफ था, जो हमारे नए बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी जो प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो क्या क्या है, जिसको देखें। और इसके बाद हम ये पहले मुद्दे समझेंगे, और इसके बाद लास्ट क्लास जो हमारा होगा इसके बाद वो देखेंगे कि इन मुद्दों पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या गतिविधि हुई, प्रोटोकॉल्स क्या है, कन्वेंशन कौन कौन हुए, कब कब हुए, ये सारी। तो मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? अब हम लोग यहाँ शुरू करें मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। जी सर। ठीक है, तो चलिए ये अभी हम इसमें हम लोग देखेंगे
व्हाट आर द मेजर इन्वायरमेंटल इशू, यानी जो हमारा मेजर इन्वायरमेंटल इशू है ये क्या क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें मोटे तौर पे हमने कवर किया है और ये अक्सर जो एग्जाम में आता है आपका जो सिलेबस उसके हिसाब से, तो तीन चीजें सबसे ज्यादा है। एक तो एयर रिलेटेड, वाटर रिलेटेड और लैंड रिलेटेड। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट आर द एयर रिलेटेड इन्वायरमेंटल इशू, यानी जो मेजर इन्वायरमेंटल इशू है उसकी बात करेंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे व्हाट आर द वाटर रिलेटेड इन्वायरमेंटल इशू, उसकी बात करेंगे। उसी के साथ देखेंगे हम लोग व्हाट आर द लैंड रिलेटेड इन्वायरमेंटल, जैसे कि इसमें हम देखेंगे, इसमें हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर रिलेटेड इशू में वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर का जो डिफरेंट लेवल है, जैसे कि वाटर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसी तरह से इन्वायरमेंटल इशू लैंड रिलेटेड ये सारी चीजें। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें इन्वायरमेंटल इशू जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, जैसे कि देखिए इन्वायरमेंट क्या, नेचर तो बहुत अच्छा चीज है, यानी आप समझे कि 19वीं सदी तक, यानी 1800 से पहले तक इतनी ज्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट था वो उतना पॉल्यूटेड नहीं हुआ था, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर, उसको हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज कहते हैं। इसको हम लोग जैसा कि अपने एयर रिलेटेड देखेंगे, वाटर रिलेटेड और लैंड, यानी एयर से कौन कौन से, वाटर और लैंड। ये काफी हो सकता है थोड़ा लंबा लेक्चर है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इसमें से ज्यादा आपका क्वेश्चन आए और ये कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। चाहे इससे एयर से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आया है उसको हम लोग देखेंगे, तो सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग एयर रिलेटेड जो होता है बेसिकली आप देखेंगे काफी इश्यूज जो है एयर रिलेटेड होता है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे हमारे ह्यूमन पे हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करता है, हमारे क्लाइमेट को भी, जैसे कि आपने देखी बात है हमारा जो एटमोस्फेयर है उसमें गैसों की तब्दीली हो जाती है, जो वेरिएबल गैस होते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और बहुत कम टाइम है, लेकिन ज्योग्राफी में 3 महीना में पूरा फुल ज्योग्राफी वर्ल्ड इंडिया पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़े होंगे। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल का जो वायुमंडल का कंपोजिशन है एटमोस्फेयर का, उसमें भी तब्दीली होता है जिस वजह से, तो ये सारी चीजें में इसमें क्या होता है देखेंगे। इसमें जो मेन मुद्दा है एयर पोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ओजोन डिप्लेशन की बात हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज, स्मॉग, एसिड रेन, ये सारी चीजें जो है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का, ये सारी चीजें जो है वो काफी से रिलेटेड होती है। तो इसमें हम लोग मेन जो डिस्कस करेंगे वो एयर पोल्यूशन पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओजोन डिप्लेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मोक और देखेंगे एसिड रेन। यानी कि पहले तो एयर पोल्यूशन पे हम लोग करेंगे बात, एयर पोल्यूशन क्या है, इसके कितने रूप हैं, इसके कौन कौन से रिपोर्ट आए हैं और क्या क्या फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए एग्जाम के लिए। उसी तरह से ओजोन डिप्लेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, और ये अभी तक जो जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है उसमें सबसे पहला दुनिया का प्रोटोकॉल है ओजोन डिप्लेशन वाला, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो 100% मतलब रेटिफिकेशन, यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, ये उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसी तरह से स्मॉग क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये सारे चीज को समझाने के लिए आपको इंटरेक्टिव मैप भी इंटरेक्टिव तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए व्हाट आर एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जो है सब्सटेंसेस है, जैसे कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ह्यूमन या अदर लिविंग बीइंग या कोई भी चीज जो एनवायरमेंटल में जाता है, मतलब जो ह्यूमन के लिए कोई भी लिविंग या हमारे इकोसिस्टम के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे ह्यूमन के हेल्थ पे करे या कोई जानवर मर जाता हो या कोई इन्वायरमेंट को पूरा इकोलॉजी को खत्म कर देगी। इसमें बेसिकली गैसेस होता है, जैसे कि ओजोन। देखिए ओजोन, एक ओजोन जो ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है वो फायदेमंद होता है, लेकिन जो नीचे वाला ओजोन होता है जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पाया जाता है, इसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसी तरह से स्मॉल पार्टिकल्स होता है जैसे कि सूक्ष्म, इसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, उसको भी हम लोग बात करेंगे। उसी तरह से लिक्विड, जिससे लिक्विड भी होता है आपके एयर पोल्यूशन।
छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसको VOCs कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपको बेंजीन होता है, बहुत सारे इसको जाइलीन होता है, बहुत अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, वो भी आपको होते हैं। ये जो इम्पैक्ट करते हैं ये सिर्फ आपके आउटडोर और इंडोर दोनों करते हैं। जैसे सपोज आप खाना बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो वो भी आपको इंडोर एयर पोल्यूशन करता है, वो भी काफी नुकसानदेह होता है। तो एयर पोल्यूशन अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने वही आपको कहा था कि जो भी हम लोग आज बात करेंगे वो एक कॉमन आप लोगों को समझाने के लिए करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। पहले आप समझिए कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हम एयर में लेते हैं इंसान, और जो हमारे एयर के जो कंपोजिशन उसको चेंज करता है, तो उसको अगर एक डिफिनेशन क्या होगा, उस डिफिनेशन को हम लोग या तो यूएन को डिफाइन करता हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता हो, इस डिफिनेशन को लेके हम लोग चलता है। इसीलिए हम लोग हमेशा करते हैं बच्चों को जो सुरक्षा पूर्व है उस पर बच जाएगी, वो गाइड में कुछ भी डिफाइन कर देंगे, लेकिन आपको ऑफिशियल देखना है। यूपीएससी में ये बात काफी मायने रखते हैं, यूपीएससी या जाके रखते हैं, तो एक एक चीज एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन हम यहाँ लाए हैं, वो क्या है, कंटामिनेशन ऑफ इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट बाय एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। यानी इसमें कोई आप केमिकल गैस मिला देते हैं, या कोई फिजिकल फूड से कोई फूड वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, या सर्टेन बायोलॉजिकल चीज कि कोई भी अगर मॉडिफाइड करता है किसको, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने कहा जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको अगर चेंज कर देता हो तब हम उसको पोल्यूशन दे देंगे। किसके हिसाब से, इसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया वेरियस सोर्सेस होते हैं, कौन से सोर्सेस हैं क्या है, वो सब बात करेंगे। तो ये डिफिनेशन आगे हम लोग इसी पे चलते हैं और देखते हैं सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। आखिर ये एयर पोल्यूशन की सोर्सेस कहाँ से आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर तो ये एयर पोल्यूशन है ये सारे के सारे हमारे इंसानों द्वारा होते हैं, इंसानों के जरिए होते हैं। तो नेचुरल और मैन-मेड। तो नेचुरल हम लोग जानते हैं कि नेचुरल जैसे अचानक आपका वोल्केनिक इरप्शन हो, नेचुरल हो गया। अब नेचुरली तरीके से अब बहुत बड़े पैमाने पे क्लाइमेट चेंज होता है तो पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जंगल में इंसान नहीं अचानक नेचुरली तरीके से आग होता है। तो ये सारी चीजें जो है या फिर अचानक बिजली ज्यादा चमकता है तो उससे फिर उससे भी आग लग सकता है। तो ये सारी जो होते हैं तो वो नेचुरल होता है, लेकिन ज्यादा जो दिक्कत है वो मैन-मेड होता है, होता है। तो देखते हैं कौन कौन से सोर्सेस। तो पहला हम देखेंगे नेचुरल सोर्सेस को, जैसे मैंने बताया वाइल्डफायर हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये नेचुरल। अब अचानक आप चले गए और आप कहीं सब सहारा कंट्री या अफ्रीका के कुछ ऐसे कंट्री में जहाँ डस्ट स्टॉर्म आ, तो अचानक वहां के हवा का जो है उसका वो चेंज कर देता है उसके कैरेक्टरिस्टिक, तो वो आपका पोल्यूशन नेचुरल। तो ये उसी तरह से हम देखेंगे ह्यूमन। अब ह्यूमन क्या करता है, ये डाइवर्स है। इसमें आपको जैसे घर में चूल्हा जला रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो हाउस कंबस्टन डिवाइसेस, उसी तरह से कार चलाते हैं, वाटर वेहिकल से तरह तरह के, उसी तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, उसी तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को पेस्टिसाइड्स देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम छिड़काव करते हैं, बहुत सारे, ये भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम करता है। तो चलिए इसको हम एक, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हम इंटरैक्टिव मैप से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, नेचुरल कॉज, जैसे लाइटनिंग हो गया, जंगल घास, उसी तरह से हम देखेंगे फॉरेस्ट में आग लग गया, उसी तरह से फॉरेस्ट का सेटिंग बड़े पैमाने पर पॉलिन वगैरह जाके इसमें मिल जाता है, जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है। उसी तरह से देखेंगे एरिया, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सिटीज है, बड़े बड़े शहर है, वहां से आपके पॉल्यूशन जाएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि जहाँ जानवर सब है, यहाँ से मीथेन CH4 सबसे ज्यादा जाता है, जैसे कि आप ये देखिए लाइव स्टॉक है, जानवर है, मवेशी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा क्या है, सर्टेन एरिया है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया, वहां से कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टेशनरी है, जैसे कि सर्टेन पावर प्लांट है, ठीक है, या स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है। उसी तरह से ऑयल एंड गैस का आपका कोई कुआं निकल गया, वहां से आपका जा रहा है,
उसी तरह से सर्टेन जो है ट्रांसपोर्ट है, उससे आपका जा रहा है, यहाँ देखिए बस है, इधर ट्रेन भी है, ये सारी चीजें। उसी तरह आप प्लेन उड़ाते हैं, उससे भी। तो ये कई सोर्सेस है, ये सारे सोर्सेस क्या है, मैनमेड है। ये ह्यूमन के द्वारा होता है और ये देखता है। तो ये सारी चीजें ये आपको ये आपको बोले सोर्स ऑफ, हाँ बोलिए, बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ये सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर अपनी ईयरफोन को ठीक कर लो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, ये अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, नो साउंड इज विजिबल, साउंड इज विजिबल। नो सर, अटक रही है। नहीं आ रही है? सर रुक रही है आपकी आवाज बीच में। अच्छा, वो फंस रही है उसका नेट। सर साउंड थोड़ी लो है, बस क्लियर आ रही है, लो है थोड़ी। अच्छा, लो लो साउंड आप ये कह रहे हैं? हेलो, लो साउंड आप लोग बोल रहे हैं, तो आप मैं थोड़ा ठीक है, आप बेटर है, बेटर। जी सर, अब आ गई है। हाँ ठीक है, थोड़ा वो थोड़ा मैं सर नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। नेटवर्क का इशू लग रहा है आपके यहाँ पे, रुक रुक के आ रही है, कट के आ रही है। चलिए, तो ये नेटवर्क का हो सकता प्रॉब्लम हो। चलिए हम चलते हैं, ठीक है, आगे है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ। अब ये जो हमने देखा ये सोर्सेस है, इस सोर्सेस से एयर पोल्यूशन का क्या हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, खास करके इंसानों पे, आपके इन्वायरमेंट पे, ये सब। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ पे हम देखेंगे काफी इम्पैक्ट होता है हमारे एयर पोल्यूशन का। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप, इवन समझिए कि जो हमारा लाइफ स्पेन है वो भी कम है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट जो आया उसमें 99% जो पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है वो ऐसा मतलब एयर वगैरह जो के साथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में। तो चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, कहीं भी, सिर्फ न्यूजीलैंड का एरिया है और थोड़ा आइसलैंड के पास है, और एक जो वर्ल्ड रिपोर्ट आया था उसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, उसको छोड़ करके पूरी दुनिया में सब लोग जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है उससे कहीं भी आपको एयर नहीं मिलता, यानी साफ हवा कहीं भी नहीं मिलता। उसी तरह से हम देखेंगे तो एयर पोल्यूशन जो है जो सेकेंड लार्जेस्ट जो है इंसान की मौत का कारण, लीडिंग रिस्क फैक्टर, ये टोटल जो है डेथ जो होता है 8.1 मिलियन, यानी 81 लाख लोग जो है वो डेथ किए थे। ये 2021 का रिपोर्ट है जो इस रिपोर्ट में भी आया है, मतलब ये 4-5 साल में एक रिपोर्ट आता है, तो ये नया रिपोर्ट भी है उसमें ये दिया है। और जो फर्स्ट रिस्क है जो इंसान का नंबर 1, सेकंड पे नंबर 1 पे ब्लड प्रेशर, ठीक है, आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन जो है इसको लेकर के डिक्लेरेशन भी किया है, हेल्थी एयर एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन। यानी इस तरह से आप देखिए कि इस तरह से जामिया आरसीए यूपीएससी को क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सेस टू हेल्थी एयर इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इस तरह से दे देगा, मतलब ये दे देगा कि एयर पोल्यूशन इज टॉप लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर डेथ, तो टॉप नहीं होगा, ये सेकंड होगा। इस तरह से आपको स्टेटमेंट देगा, वहां आपको ध्यान से इसको समझना होगा, फिर आपको आंसर करना। तो इसीलिए यूपीएससी का ट्रेंड और अदर का फर्क हो जाता है। आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो है वो पीएम 2.5 का एक्सपोजर बताया गया था इस रिपोर्ट में, इसके जो कंट्रीब्यूशन है ये सबसे ज्यादा होता है हेल्थ कंडीशन में इंसानों का, जिसमें आपका अस्थमा हो जाता है, इवन कैंसर हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, लंग डिजीज तो होगा ही होगा, रिस्पायरेशन से शुरू होता है, तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये रिपोर्ट आया था, यही वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मेरे पास है ऑलरेडी मौजूद। तो इसी को मैंने बेस बना के आपके सारे आंकड़े दिए, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये मार्च 2025 में
2025 में रिलीज किया गया था इस system को। तो इसको इसके हिसाब से आप देखिए जो ग्लोबल लेवल पे है, तो कोशिश ये करते हैं आप लोगों को इंटरेक्टिव मैप से थोड़ा समझा देते हैं। तो ये IQ एयर अर्थ जो है, जो इन्होंने जो रिपोर्ट निकाला था, उसने एक इंटरेक्टिव अपने साइट पे ये भी दिया था कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पे आप ये देखिए, ये जो ये ब्लू आप देख रहे हैं ना, ये यूएन का मतलब जो है वो पैमाना है, और बाकी यहाँ से जो ये ग्रीन लाइट ग्रीन से लेके और ये पूरा जो है वो यूएन के पैमाने पे ग्रीन था। ये देखिए पूरे वर्ल्ड का आप देखें, यहाँ पे आप देखें, ये देखिए इंडिया का, ये देखिए दिल्ली के आसपास का एरिया, ये पूरा एरिया आप देखिए, ये पूरा। उसी तरह से आप यहाँ आते हैं अफ्रीका में, ये सब सारण अफ्रीकन में जैसे मैंने बताया था, उसी तरह से आगे चलते तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो बहामास है, ये देखिए ये ब्लू है, यानी यहाँ पे ये देखिए ब्लू। तो दुनिया में कुछ एरिया ऐसा जैसे बहामास है, ये आइसलैंड है, और न्यूजीलैंड के पास का कुछ एरिया है जो जहाँ साफ हवा है, यानी यूएन के हिसाब से वहां का आपका हवा होता है, मतलब चला गया था। चलिए, तो ये देखिए उसी तरह से आगे आगे हम इस पे देखें, ये पैसिफिक नेशंस जैसा कि मैंने बताया था, ये यहाँ पे आप आते हैं, ये न्यूजीलैंड के पास ये थोड़ा और ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में, ये एरिया को अगर हम छोड़ दें, ये थोड़ा पॉपुलर नहीं दिखता, ये एरिया को अगर हम छोड़ दें तो पूरे बाकी जितना भी वर्ल्ड है उसका जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। और ये जो एयर पैटर्न है वो ये आप देखिए, और ये जो है आपका आंकड़ा, ये देखिए ये 2025 का है, यानी 29 मई का एक फिगर है। ये लाइव उसके साइड पे चलता रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। अब इसमें आप देखिए कि किस तरह से हमारा जो ये मॉनसून वाला चल रहा है, ये पूरा था। चलिए ये उसी के इस पे था, वेबसाइट पे था, तो आपको लगा कि आपको। अब सवाल ये होता है कि पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि हमने अभी बताया, सबसे ज्यादा जो कंसर्न है आप देखेंगे तो PM 2.5, ये 2.5 के बाद, ठीक है। तो ये PM 2.5 क्या होता है और PM क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर? आप लोग में से कोई बता सकते हैं क्या होता है PM पार्टिकुलेट मैटर? हेलो, सुन रहे हैं मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? हेलो सर, शायद स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हाँ, उसको एरोसोल्स बोलते हैं मोटे तौर पे। इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे मतलब जो लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया तो POC, वो सारे इसी के अंदर होते हैं। लेकिन PM जो होता है पार्टिकुलेट मैटर, इसका साइज हो, जैसे अगर हम PM 10 बोलते हैं, इसका मतलब है 10⁻⁻⁶, मतलब जो होता है वो। तो ये हम लोग पार्टिकुलेट मैटर से चर्चा करेंगे। ये बेसिकली इसको पार्टिकुलेट पॉल्यूशन भी कहा जाता है, पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। और ये आपको मिक्सचर होता है, सॉलिड और गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। ये सारी चीजें जो अभी कहते हैं, लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा, कॉम्प्लेक्स आपका गैस भी होता है, तो ये सारी चीजें होती है। इस तरह से इट इज अ नॉट सिंगल मॉलिक्यूल, ये आपको कोई एक नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया था कई इसके अंदर चीजें होते हैं। तो इसमें बेसिकली कई केमिकल सिंथेसिस, इसमें आपको जैसे आपने कहा डस्ट बिल्कुल सही है, डर्ट, स्मोक, ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, PM 10 PM सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इसको डिफरेंट टाइप किया गया है बेस्ट ऑफ, तो आप लोग जानते ही होंगे ये 10 के बारे में। ये 2.5 होता है, उसी तरह से PM 1 भी होता है, उसी तरह से आप देखेंगे तो PM 001 होता है। तो ये 4 फॉर्म कोशिश किए हैं। जो अल्ट्रा फाइन है, जो अभी लेटेस्ट करंट न्यूज में आया है, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, ताकि आप लोगों का अगर एकदम वो लेटेस्ट भी क्वेश्चन पूछता है कहीं भी,
और उसका भी आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए PM10 की बात करेंगे। ये बेसिकली पार्टिकल जो होता है, ये इसका डायमीटर होता है 10 माइक्रो, जैसे 10⁻⁻⁶ तो 10 माइक्रोमीटर होता है और उससे छोटा, यानी 10 माइक्रोमीटर से छोटा अगर होगा और 2.5 से बड़ा होता है, इसके बीच में जो आ रहा है मोटे तौर पे, उसको PM10 कहते हैं। ये बेसिकली आप देखेंगे ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू प्राइमरी इमिशंस एंड सेकेंडरी इमिशंस। तो दो तरह से भी होते हैं, एक प्राइमरी इमिशन होता है, एक सेकेंडरी इमिशन। अब प्राइमरी इमिशंस क्या होता है और सेकेंडरी इमिशंस क्या होता है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो प्राइमरी इमिशंस ये होता है कि जैसे आपने कोई धुआं किया हो, आग लगा दी, आप उससे क्या होगा कि पार्टिकुलेट मैटर के, या फिर कोई गाड़ी से आप जा रहे हैं उससे पार्टिकुलेट मैटर, ये प्राइमरी इमिशन। लेकिन वो जब आप एटमॉस्फेयर में चला गया, स्ट्रेटोस्फेयर में चला गया, वो सर्टेन एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से वो तीसरा ही चीज बन गई, और वो भी वहां रिएक्शन से बना, और ये जो हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन या सेकेंडरी इमिशन इसको कहते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो प्राइमरी इमिशन जो डायरेक्टली होता है, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी लैंड साइट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसी तरह से व्हीकल्स का इमिशन जो होता है, स्पेशली डीजल जो होता है, वो सारी चीजें ये। सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक में जैसे कि मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड है, वो रिएक्ट करता है और पार्टिकुलेट मैटर बना देता है एटमॉस्फेयर, तो वो भी ये आता है PM10। तो अब हम लोग सेकंड में देखेंगे PM10 के बाद PM2.5। इसको देखिए, PM10 को क्या हम लोग बोलेंगे, पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली, और जब PM2.5 आएगा तो इसको कहते हैं फाइन पार्टिकल, ठीक है, सूक्ष्म कण इसको कह सकते हैं। उसको ये जो होता है, ये 2.5 वो 10 था, ये 2.5 था और उससे यानी 2.5 से लेके 1 तक हो सकता है। ये मेजर सोर्स जो होता है, ये भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ही होता है। उसी तरह से फॉसिल फ्यूल जो बर्निंग करते हैं, और उसी तरह से जो स्टेबल बर्निंग करते हैं, जो पराली जलाते हैं, आपने सुना होगा पंजाब वगैरह में लोग, ये सारी एग्रीकल्चर। तो ये जो होता है बेसिकली ये सब 0.5 होता है। अब इसको हम देखें तो इससे क्या होता है, इससे आपका दो तरह से होगा, रिस्पायरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर। अब देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था PM10, PM10 में ज्यादातर रिस्पायरेटरी डिजीज होगा या उस तरह से आपका होगा, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल्स छोटा होता जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी रीच आपके बॉडी के अंदर बढ़ती जाएगी। जैसे आपने सांस लिया और 2.5 है, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम से आपके हार्ट में चला जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2000। अगर हम 2021 का जो रिपोर्ट था वही उसमें कोट किया गया है, जो अभी हमने आपको दिखाया था रिपोर्ट, उसमें तो उसमें है कि 58% जो डेथ है इस 8.5 मिलियन का, वो PM2.5। इसकी वजह ये होती है कि ये काफी अंतर तक आपको पेनिट्रेट करता है PM2.5। अब देखिए PM1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PM1 कि एक्सट्रीमली फाइन, पहला तो हमने देखा पार्टिकल, दूसरा फाइन पार्टिकल्स, ये एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल, ये लेस देन 1 माइक्रोन इन साइज। वो क्या था, 10 था, वो 2.5 था, 2.5 से 1, और 1 से अगर नीचे हो जाता है तो इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि इसकी साइज काफी स्मॉल, ये आपके और अंदर सेल तक जाके ये कर सकते हैं। जैसे कि इस पर हार्ट डिजीज का सबसे ज्यादा होता है और हाई ब्लड प्रेशर। अभी आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो डेथ का रिस्क होता है वो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर। तो आप उसमें आपका PM1 अगर मिल जाता है तो वो हार्ट डिजीज और ज्यादा बढ़ने की संख्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर और ज्यादा होने की चांसेस हो जाते हैं। तो ये काफी, इसमें अभी तक ये सब नया जुड़ा है, जैसा मैंने बताया कि नया रिपोर्ट के हिसाब से। अभी आप बुक में जाएंगे तो आपको तो मोटे तौर पे दो ही चीज मिलेंगे, PM10 और PM2.5। लेकिन ये सब जो नई चीजें हैं ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तैयारी है अच्छी तरह की। चलिए, तो इसमें बेसिकली जो है ब्लड प्रेशर,
अब छोटे छोटे बच्चे में भी आप देखते हैं ब्लड प्रेशर होने लगता है, तो इसका भी एक प्रॉब्लम। अब PM 0.1 ये भी होता है, इसको अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। तो हमने देखा पार्टिकल या पार्टिकुलेट फिगर्स, पार्टिकल, उसके बाद हमने देखा कि फाइन पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। अगर इस तरह से अगर PM1, PM 0.1, PM 2.5, PM1 न दे करके आपसे अगर दिया जाए फाइन पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, तब भी आप इसको सही कर पाएंगे। तो ये डायमीटर है, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से भी अगर होता है तो वो अल्ट्रा फाइन होता है। इसमें कुछ नए रिसर्च आए थे जिसमें ये आया है कि पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन, जो आपका पूरा जो पल्मोनरी सिस्टम होता है, सांस लेने का जो सिस्टम होता है, कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अभी तक तो आपने देखा PM1 तक ये कार्डियोवास्कुलर तक ही था, लेकिन अब क्या होता है कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने लगता है। यानी आप देखेंगे कि स्ट्रेस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है PM 0.1 पे हो। अभी बहुत सारे ऐसे रिसर्च आए थे जिसमें जो आपका न्यूरॉन है उसको इम्पैक्ट करने लगता है, यानी जो अभी तक आपके हार्ट के अंदर जा रहा था, फेफड़े के अंदर जा रहा था, अब ये इतना छोटा पार्टिकल्स है कि ये आपके ब्रेन में घुस जाता है, और ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर, जो डिसऑर्डर है, वो आपको पैदा होता है। ये सारे नए रिसर्च आए। तो इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली इसका एविडेंस है, जो रिसर्च को मैंने बताया था, रिसर्च से आया कि ये अल्फैक्टरी नर्व से ब्रेन तक चला जाता है और पोटेंशियली कवरेज सेरिब्रल है। तो आप जाएंगे आपके ब्रेन को डैमेज करने का। ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी जो है वो कुछ सर्टेन रेगुलर, आप यहाँ देखिए तो इसका साइज है, ये क्या है, ह्यूमन एयर, ये ह्यूमन एयर है, 50 से 70 माइक्रोमीटर तक का होगा। और ये क्या है, PM10, और ये क्या है, PM 2.5, और ये जो है डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल आपको हवा में तैरता रहता है, वो है। उसको हम और अच्छे तरह से देखेंगे इन चारों को, जो हमने अभी किया है, PM10, PM 2.5, PM1 और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, जिसको कहते हैं PM 0.1। ये जो है आपके टेबल माइक्रो, वो सारी चीजें जो मैंने बताया कि इस सब पे अभी न्यू रिसर्च होगा। ये तो इन सब पे अभी रिसर्च इसमें विल अभी डिफाइंड आने में हो सकता है 5 साल 7 साल लगे, लेकिन UPSC और जो आप जामिया RCA में दे रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप एकदम लेटेस्ट चीज से अपडेट, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो इसको हम और तरीके से देखें तो ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है जिसपे 99% जो है वो नहीं होता है। तो आगे गाइडलाइन है कि तो ये एवरेज टाइम है कि कितने टाइम तक कितने पार्टिकल्स रहते हैं, और ये 2000 एयर क्वालिटी गाइडलाइन 2005 का था, और ये 2021 में जो न्यू गाइडलाइन जारी किया। तो PM 2.5 तो मैंने बताया ये सालाना इसकी तादाद जो होनी चाहिए वो 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में होना चाहिए था, लेकिन अब नया में 5 यानी 5 से, यानी 5 से नीचे में सिर्फ 3 या 4 कंट्रियां पूरे दुनिया की 99% जो बताया था, जिसमें आपको कैरेबियन कंट्री है जो मैंने आपको बताया था, आइसलैंड है, उसी तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये है। उसी तरह से PM10 की बात करें, इसपे 15 है, आप देखेंगे तो ये 24 आवर्स का दिया, ये एनुअल का दिया, दोनों का अलग अलग करना है। तो हमेशा जब भी एग्जाम आप देखें, ये टेबल आपको मैं दे दूंगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि 20 आवर में पूछ रहा है या एनुअल में पूछ रहा है गाइडलाइंस, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है उसकी। उसी तरह से ओजोन O3 की कहें तो ओजोन का यहाँ 60 या पहले ओजोन नहीं था, ये नया गाइडलाइन को शामिल हुआ, और 8 आवर में 100 होना चाहिए था। तो उसी तरह से देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की है, एनुअल 40 है, आप चेंज कर दिया है। उसी तरह से आप देखेंगे 24 आवर तक 25 है, 25 है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, 20, 24 है।
उसी तरह से आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो 24 आवर में ये फ्लो। तो ये डिफरेंट गाइडलाइन है कि आप देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तो 13 जो है एसोसिएटेड डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन से कौन से खतरनाक बीमारी होते हैं, क्या होते हैं। तो खास करके इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें आपको लेड गैस होता है, पार्टिकुलेट मैटर जो अभी हमने बात किया, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया, सल्फर डाइऑक्साइड और उसके साथ ही टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसमें हमने ये दे दिया है, या आप देख लेंगे खास करके जो डेट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिप्रोडक्टिव दे रखा है। अब खास करके देखेंगे तो ये जो है लर्निंग एबिलिटी जो चिल्ड्रन है वे इफेक्ट करता है। तो आपको ये सारे इफेक्ट दे देंगे और ये दे देंगे कौन सा पॉल्यूटेंट है, तो आप इसमें देख लीजिए। उसी तरह से पार्टिकुलेट मैटर पे हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है खास करके जो प्रेगनेंसी है उस पर दिक्कत करता है। उसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ यंग चाइल्ड उसको प्रॉब्लम करता है ये सारी चीजें। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये सब जो अभी आपको इसको शेयर कर दी जाएगी। तो अब कुछ चीजें जो उस रिपोर्ट में था, हमको लगा कि उसका इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनने जब रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो हमको लगा ये सब चीजें आपको बताना। तो सेकेंड जैसे मैंने बताया लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ डेथ एयर पोल्यूशन, पहला हाई ब्लड, ठीक है। तीसरा नंबर पे टोबैको है, चौथा नंबर ये वाला बता रहे थे सिगरेट जो है ये वाला। यस हेलो यस सर। अच्छा ठीक है, यस सर यही था। फिर से शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया जो 2024 का रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम आपको ये कर रहे हैं। और खास करके इससे पहले भी एक रिपोर्ट आया था, उससे हम इंशाअल्लाह ताला पूरा इस रिपोर्ट पे ही स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाएंगे अपने चैनल पर। तो आप लोगों को बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन अभी जो उसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें बेसिकली जो हमने ये बताया था कि ये जो टोटल 8.1 मिलियन टोटल डेथ होता है, इसमें से 58% जो डेथ होता है वो PM 2.5, बाकी जो 38% है वो हाउस होल्ड आपका घर में जो होता है, और 60% जो डेथ होता है ओजोन से होता है। अब देखिए ओजोन जो होता है हमारा, ये ओजोन को जो हमारा प्रोटेक्शन करता है ऊपर में, दूसरा ओजोन जो होता है हमारा वो आप देखेंगे तो हमारे लिए मतलब हमारा बेसिकली से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ओजोन से होता है। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन जो है वो किन उसी रिपोर्ट में ये दिया हुआ था। तो टोटल 30% जो डेथ होता है वो लोअर रिस्पिरेटरी ये अचानक आपके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया। दूसरा 28% डेथ जो हार्ट डिजीज से होता है वो एयर रिलेटेड प्रॉब्लम। उसी तरह से देखें तो 48% जो डेथ होता है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज किससे होता है। आपको टोटल आप समझे कि ये लंग्स का जो दोनों डिजीज है, ये दोनों डिजीज यानी 30 और 48 मिला के समझिए कि सबसे ज्यादा लंग्स से रिलेटेड ही हार्ट का होता है, मतलब डेथ होता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हार्ट आता है। तो आप कुछ नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, खास करके जो हमारा जो दिमाग के अंदर होता है जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स, उस पर भी रिसर्च है। उसका जो भी नया रिसर्च है जरूर आप लोगों को शेयर करेंगे। तो इसी में हम लोग आप देखेंगे तो ये तो इंसानों में था। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट में भी काफी एयर का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपको प्लांट और एनिमल, जिस तरह से हमारा लंग्स डिजीज होता है उसी तरह से प्लांट में भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनिमल में भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके भी सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रीब्यूट करके वो देख पाते हैं। इवन समझिए कि ये एसिड रेन और स्मॉग भी करते हैं। हवा जो ऐसे एसिड रेन होता है और स्मॉग होता है, जिसकी वजह से जो है तो बहुत सारे प्लांट बहुत सारे तबाह हो जाते हैं। उसी तरह से देखेंगे एयर पोल्यूशन पे जैसे मैंने कहा उसमें अब पोल्यूशन की वजह से समझिए कि ये जैसे खराब हो गया या कुछ ये इकोसिस्टम बना होता है वो पूरी तरह से उसका तबाह हो जाता है। जो
डैमेज मटेरियल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा तबाह होता है। तो उसी तरह से हम देखेंगे तो एयर पोल्यूशन में ऑल्सो रिड्यूस सनलाइट, डैमेज ओजोन लेयर एंड कॉज एक्सेसिव नाइट्रोजन इनटेक। अब क्या होता है कि अब देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी मैं बिहार में हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से सटा हुआ है। अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ देवरिया, तो जब हम लोग बचपन में इस एरिया में आते थे नेपाल के बॉर्डर में, तो पूरा हिमालयन रेंज दिखाई देता था। अब किसी भी बारिश हो जाती दिखाई देता था, लेकिन अब नहीं दिखाई। अब आप आएंगे यहाँ तो नहीं आपको हिमालयन रेंज दिखाई देगा। वजह ये है कि जो एयर पोल्यूटेंट है, आप हिमालय में भी कई रिसर्च हुए, इसमें एयर पोल्यूटेंट काफी तेजी से बढ़ा है, जिससे क्या विजिबिलिटी इफेक्ट पड़ता है, और विजिबिलिटी इफेक्ट होने की वजह से आप वो माउंट एवरेस्ट जो आपसे 15 साल 20 साल पहले 25 साल पहले जो आप लोग आते थे देखते थे, अब नहीं दिखाई देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एयर पोल्यूशन किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। तो इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं तो ओजोन डिप्लेशन की बात ओजोन पे स्पेसिफिक मेरा वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कर देना चाहेंगे। ओजोन जो है इसमें सबसे प्रॉब्लम है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ये आपको 1980s में इसको लेकर के काफी चर्चा हुआ, और इसमें जो है तो फ्लोरोकार्बन जो था ये काफी उसको इफेक्ट करता है। तो इसको हम देखेंगे तो इसमें जो ये स्ट्रेटोस्फेरिक यूवी रेडिएशन को आपको ब्रेकडाउन से ये सारे केमिकल्स आपको इसमें कहते हैं ब्रोमीन और सीएफसी जो है उसको जोड़ देता होगा। तो टोटल आप देखेंगे 1 क्लोरीन एटम होता है, एक क्लोरीन जो होता है सीएफसी का क्लोरीन, आप देखें क्लोरोकार्बन का, वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के बाद तब जाके वो स्ट्रेटोस्फीयर में गायब हो जाता है। यानी सोचिए कितना खतरनाक है। इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में आप यहाँ देखिए ओजोन लेयर है, आप लोग जानते हैं, तो इसमें चीजें हैं जो हम पूछते हैं, फिर आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो है मेरा। तो अब आप लोग बताइए कि ओजोन जो है, ओजोन कौन से रे को रोकता है बताइए। हेलो, चलिए। हाँ जी सर, सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में कौन से रेस को रोकता है सूरज के, बताइए। यूवी रेज, यूवी रेज सर। अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन को रोकता है, ठीक है। तो अब यूवी रेडिएशन ए, यूवी रेडिएशन बी, यूवी रेडिएशन सी, इसमें से किसको रोकता है? किसको 100% रोकता है, किसको नहीं रोकता है, किसको थोड़ा बहुत रोकता है? बी और सी को रोकता है सर। बी और सी को रोकता है, ए को नहीं रोकता है क्या? हाँ, सही बोल रहे हैं, सही। हाँ सर, बी और सी को रोकता है सर, ए को नहीं रोकता है। हाँ, ए को नहीं रोकता, बिल्कुल सही आता है। अल्ट्रावायलेट ए जो आता है किसको नहीं रोकता? अल्ट्रावायलेट 100%। हाँ, और सी को 100% रोक देता है। बाकी जो बी है वो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज्यादातर सी को रोक देता है, ठीक है। तो अब हाँ, तो ये ओजोन जो ये जो होता है बेसिकली, अगर ये भी रुक जाता है जो अल्ट्रावायलेट ए है, इसको हम कहते हैं, तो इससे क्या होता है, क्या होता है जो कुछ चीजें ये जरूरी भी होती है, जैसे कि हमारा एजिंग जो होता है इंसान का, वो अल्ट्रावायलेट की वजह से होता है। चलिए देखते हैं इसको, इस तरह से समझिए। सी को पूरी तरह से रोक दिया है, ये आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है, और ये देखिए ये तो आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज्यादातर होता है, और ये को नहीं रोकता, इससे आपकी एज हो जाएगी। ये हम थोड़ा समझाने के लिए देते हैं। थोड़ा क्या होता है कि जो शुरू से ही मैंने बताया, दूसरी असल में थोड़ा सा हम डीप से भी जाते हैं, डीप पढ़ना जरूरी हो जाता है, टाइम लगेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करके। तो चलिए आप देखते हैं ओजोन डिप्लेशन सबस्टेंसेस जो है, इसको कहा जाता है, ये अक्सर पूछता है, आपको दे देगा सब व्हिच ऑफ द एबव इज ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंसेस, कौन कौन से में जो बेसिकली मैन मेड गैस होता है ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें एग्जांपल है सीएफसी, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो
कार्बन। ये 1 2 3 4, चारों को याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल। आप अल्टरनेटिव्स क्या है ये भी कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ ये CFC और ये इसका जो CFC का बेसिकली आप देखेंगे अल्टरनेटिव है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की ग्रुप जो है इसका जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन फ्री फ्यूल्स और वाटर डाइल्यूट, ये बेसिकली इसमें जो CFC का अंदर है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये इसमें क्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन की जगह ये आपका कार्बन होता है और हाइड्रोजन। आगे हम लोग देखेंगे तो इसके लिए जो ट्रीटी हुई थी, अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुई थी 1987 के बाद में, 1987 में यूनाइटेड, जैसे मैंने बताया कि 1980 से ही ये बात होने लगी। इसका डिस्कवरी हुआ था, बहुत लंबा इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट है जो आप हमारे वीडियो ओजोन पे स्पेसिफिक हम आपको देंगे वो देख लीजिएगा। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये बेसिकली रेगुलेट किया था इस गैसेस को खास करके जो ओजोन ड्यूरेटिव गैसेस थे। उसके बाद अब हम देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 197 कंट्रीज थे वो को साइन किए थे और ये ओनली ट्रीटी इन द हिस्ट्री अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। ये भी ये याद रखिएगा कि रिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हासिल करने वाला इकलौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और इससे फायदा ये हुआ कि ये जो जब मैंने वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे तो उसमें इसलिए डाला था कि नया एक आर्टिकल आया था, उसी के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था। तो अब क्या है ओजोन होल जो था वो ठीक हो वो कैसे हुआ, यानी इसमें ये है कि जो भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो भी करते हैं, अगर उसको सही मायने में लगाया जाए, सही तरीके से किया जाए तो हम अचीव कर सकते हैं। यही बात हम आप लोगों को करते हैं। कोई भी बड़ी चीज नहीं है जो PSC या जामिया आती है, अगर आप सही स्ट्रेटेजी से करेंगे, अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सक्सेस है तो आप इंशाल्लाह जरूर सक्सेस करेंगे। तो यही आपका ये ट्रीटी हिस्टोरिकल हो जाती है। तो ये काफी जो कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल। आगे हम लोग खोज के पढ़ेंगे ये सारी चीजें जो भी बने। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये वही वीडियो जो है तो मैंने बताया व्हाट एवर हैपेंड टू द ओजोन, ये मैंने ये लिंक है इसे आपको दिखाई दे। ये ओजोन और मैंने 2-3 दिन पहले बताया। अब तो ये हो गया आपका ओजोन डिफरेंस। उसके बाद स्मॉग क्या होता है और एसी से ये भी लोग जान लेते हैं। ये स्मॉग जो है बेसिकली देखिए ये फॉग है जो पॉल्यूटेड हो गया, यानी कि स्मॉग और प्लस फॉग, इसीलिए उसका नाम स्मॉग था। इसमें क्या होता है, स्मॉग यानी धुआं होता है, डस्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और अदर्स इसमें मिले होते हैं। ये बेसिकली कहाँ आपको स्मॉग मिलेगा, लार्ज सिटी जैसे कि दिल्ली या लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया पे आपको मिलेगा। और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, रिस्पायरेटरी इलनेस, यानी जो सांस से संबंधित है, जो हम सांस लेते हैं उससे जो रिलेटेड बीमारी होता है, डिसीज होता है, वो आपको होता है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं। अब फॉग क्या होता है, फॉग आप देखेंगे, आप जब गाँव देहात को कहीं फॉग कहते हैं तो व्हाइट कलर और ये आपको हल्का पिंक किस तरह से कलर दिखते हैं, ये मीडिया में दिखाई देते हैं, ये फॉग होता है। चारे में अक्सर आपको ये दिखाई देगा। तो अब हम लोग देखेंगे एसिड रेन होता है, इसको पूरा आपको समझते हैं। तो एसिड रेन क्या है, सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एसिड। ये बेसिकली क्या होता है, लोअर पीएच देन नॉर्मल। अब नॉर्मल पीएच जो होता है वो 5.6 होता है नॉर्मल रेन। ये हमेशा याद रखिएगा, जब हमारा रेन होता है, बारिश होती है तो वो एसिडिक ही होता है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो अगर आप देखेंगे हमारा रिवर, हमारा लेक जो हेल्दी लेक होता है वो 6 के आसपास होता है, तो वो हल्का स्लाइटली एसिडिक ही होता है। तो अगर हम नॉर्मल रेन देखें तो रेन में क्या होता है, ये जो आपका हो जाता है कार्बोनिक एसिड जो होता है ये पैदा हो जाता है। ये हल्का सा
आपको होता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर एचसीएफ यानी 4.2 से 4.4 तक अगर हो जाता है तो उसको हम एसी कहेंगे। 4.4 ये जिसका हो जाएगा उसको हम एसी कहेंगे, उससे टेम्परेचर होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है जो इलेक्ट्रिसिटी से निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये दोनों एयर करता है ऊपर जाके ऑक्सीजन से, और फिर क्या बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, और जो बारिश के रूप में होता है वो इसको इस तरह से समझा देते हैं आप। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जो हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट है, किससे भी जा रहा है, एक तो इंडस्ट्री से जा रहा है, अब क्या होता है नाइट्रोजन और प्लस H2 मिला के नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और H2 मिला के सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये फिर एसिड आपका सफेद हो सकता है, एसिड फ्रूट हो सकता है, एसिड रेड, एसिड स्लो, ये सारी चीजें इस तरह से सर्टेन एसिडिक पार्टिकल्स आपको बराबर के इसको कहते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन जैसे है तो इसको भी हमने आप लोगों के लिए बनाया था, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमने बताया था एसिड रेन 4.4 एसिड रेन हो जाएगा यानी पीएच 4। उसी तरह से हम देखें कि क्लीन रेन जो होता है वो सही माने में तो 5.6, हेल्दी लेक जो होता है 6.5 होता है हेल्दी लेक, तो इस तरह से अब देखेंगे एसिडिक लेक, जो एसिडिक लेक होता है वो 4.5 एसिडिक लेक। उसी तरह से ये देखिए 4 पीएच अगर होता है किसी एरिया में, कोई भी लेक में या कहीं भी नदी में या जहाँ इस तरह से एसिडिक हो जाएगी, जितने भी मछली है वो सब मर जाएगी। और उसी तरह से अगर पीएच 7 हम बोलते हैं, पीएच 7 क्या है, प्योर वाटर, प्योर वाटर जो होता है वो पीएच 7 होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा एसिडिक अगर होगा 6 हो जाएगा। तो रेनबो ट्रॉट ये एक मछली होता है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में पाया जाता है ये मछली, ये मरना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर 5 पीएच में होता है तो फ्रॉग का एक कैटफिश, क्रैफिश, तरह से मेन फ्लाई, ये सब मरना शुरू होता है 5 पीएच। उसी तरह से ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट है इन जानवरों। तो आप अब ये देखिए ये एसिड का, अब जैसे 0 जिसको होता है तो बैटरी का एसिड होगा, बैटरी का एसिड जल जाता है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका 1 होता है। उसी तरह से लेमन जूस या विनेगर है उसका ऑरेंज सोडा, तो ये डिफरेंट है, और ये भी बाकी एसिड। तो हम ये समझाने के लिए एसिड रेन समझाने के लिए एसिड रेन का क्या मोटे तौर पे हम लोगों ने ये समझा कि एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन इसलिए होता है, ये आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, वो मिला के आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जो बारिश होती है इसका भी एसिड रेन का एक बहुत बड़ा किस्सा है। ये अमेरिका में सबसे पहले हुआ था, और अमेरिका ने इसको सक्सेसफुली एड्रेस कर लिया, यानी उस एरिया में उस कंपनी या जो था वहां से रोका हुआ, तो बहुत सारी चीजें। तो अब हम लोग वाटर रिलेटेड, तो हमारा 2 क्लास होने वाला था, तो मोटे तौर पे 1 क्लास तो आज है और 1 क्लास हम लोग कल करेंगे। तो लेकिन अभी हम थोड़ा मेजर वाटर रिलेटेड इसको आप लोग को बताए थे, तो बाकी उसके बाद तो लैंड रिलेटेड इसकी देखेंगे, लैंड रिलेटेड सब क्या होता है वो, और उसके साथ ही साथ हम लोग बुक्स वगैरह उसके बारे में जानेंगे। तो वाटर रिलेटेड इशू जो है, हम जानते हैं कि वाटर जो है सबसे ज्यादा रिसोर्स है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे जिंदा रहने के लिए हवा बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हमने एयर पोल्यूशन की बात करी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आता है हवा के बाद वो है वाटर। लेकिन आप देखेंगे कि इसको भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, और इसको सबसे बड़ा वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन। वाटर स्कार्सिटी, फिर वाटर की जो कमी हो जाती है, इस तरह से ग्राउंड वाटर डिप्रेशन, लॉस ऑफ वेटलैंड एंड फ्लडिंग। यानी हम देखेंगे तो बहुत सारे वेटलैंड जो है वो धीरे धीरे आपको वो
खत्म हो गए, तो ये भी आप देखेंगे। और जैसे हमने बताया था एयर के बारे में, क्लीन एयर जो हमारा फंडामेंटल राइट है यूएस के मुताबिक, उसी तरह से यूएस ने ये भी कहा है कि वाटर एंड सैनिटेशन, ये अगर हम देखेंगे वाटर एंड सैनिटेशन जो ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल एवरीवन एंड इंडिविजुअल, यानी कि हर आदमी का ये फंडामेंटल राइट है कि आपको साफ पानी मिले। अगर सपोज करें कि कोई सरकार आता है और आपको साफ पानी पीने से मना कर देता है और कहता है नहीं साहब हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है जो हम आपको ये करें, तो ये सारी चीजें हैं कि आपको पानी फंडामेंटल राइट है। आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये है वो है, लेकिन आप देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उस पॉलिसी पढ़ते ही होंगे तो देखते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, उसके बाद हम देखेंगे तो जो भी उसमें फंडामेंटल राइट्स है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से दिया गया था जो 1945 में आए। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया है, वाटर पोल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी और ग्राउंड वाटर डिप्रेशन, यानी वाटर पोल्यूशन क्या होता है इससे, वाटर स्कार्सिटी क्या है और ग्राउंड वाटर डिप्रेशन। तो चलिए टाइम थोड़ा आज लेट हो गया, लेकिन कोशिश हमारी होगी कल अगर 10 बजे होता है 10 बजे, 9 बजे होता है तो 9 बजे, थोड़ा ज्यादा टाइम लेके आपका सारा प्रोजेक्ट का क्लियर कर, ठीक है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन अगर पूछना हो तो बातें वो भी सरकार देते हैं, इसके बाद हम लोग कल के लिए छोड़ रहे हैं। 11 प्रश्न है, क्या है आप लोगों की राय बताइए। सर मैं एक बोलना चाह रही थी कि YouTube वीडियोस आपने बताया बहुत सारी है, एम आई ऑडिबल? यहाँ सुनाई दे रहे हैं सर जैसे स्पीसीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, रिवर्स, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीजें देख पाएं। तो आप जो एक डॉक्यूमेंट हमारे लिए बना रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के नोट्स डाल रहे हैं, उसमें 2 पेज ऐसे हो जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, मतलब वन वर्ड मेंशन हो, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट नहीं होगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा थोड़ा पढ़ना, क्योंकि टाइम भी कम है, 10-15 दिन में सब देना है, तो कर पाएंगे तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी सर। बहुत अच्छा सजेशन था आपका। देखिए हम ये कोशिश भी ये करेंगे कि जैसे देखिए, हाँ बोलिए, हम आपने अभी जो कहा उसको हम एक चीज कह रहे हैं कि जो चीजें इम्पोर्टेंट होगी उसका हम आपको दे ही देंगे, उसके अलावा हमको जो रहेगा कि आप यदि ये वीडियो अभी देखना जरूरी है, एक तो वीडियो का लिंक दे देंगे, उसमें जाके आप जाइएगा तो हर वीडियो में हम पॉइंट दिए हुए हैं, हर वीडियो में जाइएगा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप देख लीजिएगा, वहां जाकर उसका मिनट पे जाके तो आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा हम कोशिश ये करेंगे कि जितना भी आपका इन्वायरमेंट है उसको पूरा कंपाइल हम करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आपसे इंशाल्लाह छूटे, ठीक है, ओके बोलिए और कोई बोलना चाहते हैं? सर उसमें प्लेसेस इन न्यूज वाला भी ऐड करेंगे, मतलब मैपिंग वाला जो पार्ट होता है कि इंडिया इजराइल वाला जो क्राइसिस चल रहा है तो उसमें जो नियर बाय सीज वगैरह है वो सब। हाँ ये देखिए ये मैप उसका ही पूछता है, ये बताया ज्योग्राफी में गूगल मैप से अक्सर खास करके देखिए अभी क्या है, 2-3 चीज आपको याद रखना जरूरी होगा। अभी देखिए यूक्रेन वाला मसला भी चल ही रहा है, जो सेंट्रल एशिया है, देखिए चीजें ऐसी जैसे आप जाते हैं इंडिया का आपको मैप दे दिया जाए, इंडिया के आसपास तो आराम से आप बता देंगे कि ये नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ये पता है, ये पता है, आपके ट्रेन में आ जाएगी। लेकिन सर्टेन जो कंट्री है जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या सेंट्रल एशिया का कुछ है, आर्मीनिया है, आप देखेंगे अल्बानिया है, वो इस तरह कुछ एरिया का जो कंट्रीज है वो इस तरह से है कि अक्सर बच्चे उसको कंफ्यूज करते हैं। तो उसका एरिया है जो हमने कोशिश करी थी कि मेडिटेरेनियन के आसपास का जो एरिया है उसको थोड़ा दे दें, तो हम ऐसा करेंगे सर्टेन बॉर्डर का कुछ मैप आप लोगों को शेयर कर देंगे ताकि एक नजर उसको देख लीजिएगा, अगर उस मैप से उस तरह से क्वेश्चन आता है तो वो इंशाल्लाह आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलते हैं फिर कल मिलते हैं, ओके हेलो ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं हमें,
अब बचे हुए दिन में आप प्लीज क्लास ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू शेयर फर्दर ऑल दिस पीडीएफ टू यू। हम कल जितने भी पीडीएफ जो भी है सारी चीजें आपको 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे रहे हैं, उसके बाद हम नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि एक एक करके आप लोग आओगे बार बार मांगो, सही नहीं होता है। और एक ऐसे हमने ग्रुप में डाला है, उस ऐसे को आप लोग लिखिए, कल ऐसे की क्लास में उसको इवेलुएट किया जाएगा। सर वो हिस्ट्री के हिंदी के नोट्स क्या रहते सर, आप वो भी प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज। हिस्ट्री का सेशन 9 का फरहीन का अच्छा ठीक है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा वो। सर दिन ही नहीं रहेगा, प्लीज जल्दी कर दो थोड़ा। नहीं ठीक है, मैं करवाता हूँ। कल मैक्सिमम, कल या परसों मैक्सिमम कर दूंगा, कल कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, थैंक्स। सर आप जो कह रहे थे वो ऐसे का इवैल्यूएशन कल करेंगे, तो कौन करेगा? मैम करेंगी शायद, हमें लिख के